नमस्कार बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बेस ऑफ एजुकेशन मंत्रा। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले क्लास 9th में पॉलिटिकल साइंस में चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है चुनावी राजनीति। यानी इस चैप्टर के हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को करने वाले हैं जो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें जिससे दी गई इस वीडियो में सारे क्वेश्चन को सही प्रकार से आप कर सकें और समझ सकें। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें जिससे कोई भी वीडियो अपलोड की जाए आपके क्लास से संबंधित तो आप आसानी से कर सके। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर चैप्टर 3 है चुनावी राजनीति। तो इस चैप्टर में हम क्या है वेरी शॉर्ट क्वेश्चन को करने वाले हैं जो एग्जाम में 1 नंबर में पूछे जाते हैं। यानी ये जो सारे क्वेश्चन इसमें रखा गया है वो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। बहुत सारे ऐसे जो क्वेश्चन है जो एग्जाम में रिपीट होते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, यानी देखो चैप्टर का नाम ही है चुनावी राजनीति। यानी इस चैप्टर में हम क्या चुनाव से संबंधित बहुत सारी प्रक्रिया या प्रोसेस को पढ़ेंगे। यानी कि जब चुनाव होता है तो क्या क्या होता है, ठीक है, निर्वाचन क्षेत्र क्या है, इन सारे बिंदुओं को हम पढ़ते हुए फर्स्ट रिवीजन करेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया कि निर्वाचन क्षेत्र या सीट किसे कहते हैं। तो अभी अपने जानते हैं कि तो अक्सर आप निर्वाचन के समय या चुनाव के समय अक्सर ही सुनते होंगे कि हाँ निर्वाचन क्षेत्र क्या होता है या सीट क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले जानिए यानी किसी भी क्षेत्र को क्या है कि चुनाव के दृष्टिकोण से उसे छोटे छोटे भागों में बांट दिया जाता है तो उसे ही निर्वाचन क्षेत्र या सीट कहते हैं। जैसे मान लीजिए दिल्ली अगर है तो दिल्ली में क्या है चुनाव के दृष्टिकोण से इसे दिल्ली को 17 भागों में डिवाइड कर दिया जाता है तो उसे हम निर्वाचन क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, तो चलिए इसकी परिभाषा देखते हैं। चुनाव के उद्देश्य से देश को अनेक क्षेत्रों में बांट दिया जाता है और हर क्षेत्र एक सीट कहलाता है। ठीक है, जिसे निर्वाचन क्षेत्र भी कहते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे। सेकेंड क्वेश्चन की मतदाता सूची या वोटर लिस्ट किसे कहते हैं। अक्सर आपने देखा है कि चुनाव के समय क्या होता है कि एक मतदाता सूची या वोटर लिस्ट जारी की जाती है। तो उसमें ये होता है कि किन किन व्यक्तियों का उसमें नाम है, यानी कि जिन व्यक्तियों का नाम उसमें होता है केवल वही व्यक्ति क्या है चुनाव में वोट दे सकते हैं। ठीक है, चलिए आंसर देखते हैं कि मतदान की योग्यता रखने वाले लोगों की सूची को मतदाता सूची कहते हैं। ठीक है, चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं कि मध्यावधि चुनाव से आप क्या समझते हैं। देखिए नाम से स्पष्ट होता है मध्यावधि, यानी कि बीच की अवधि में होने वाले जो चुनाव होते हैं उसे मध्यावधि कहते हैं। तो जैसे निश्चित समय से पूर्व लोकसभा के भंग होने पर पूरे देश में होने वाले चुनाव को मध्यावधि चुनाव कहते हैं। यानी देखिए जब लोकसभा का चुनाव होता है तो वो कितने वर्ष के लिए होता है, 5 वर्ष के लिए होता है। लेकिन अगर ये 5 वर्ष से पहले ही भंग हो जाती है लोकसभा तो उस बीच में जब चुनाव होता है तो उसे मध्यावधि चुनाव कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कि क्षेत्रफल के अनुसार देश के सबसे बड़ा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र कौन सा। यानी कि क्षेत्रफल के अनुसार देश का सबसे बड़ा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है, तो ये लद्दाख है। ठीक है, और क्षेत्रफल के अनुसार देश का अगर सबसे छोटा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र की बात की जाती है तो ये चांदनी चौक है। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 दे रखा कि लोकसभा में अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए कितने सीटें क्या है आरक्षित है, यानी कि रिजर्व है। तो अनुसूचित जाति के लिए 84 सीटें और अनुसूचित जनजाति के लिए 47 सीटें क्या है आरक्षित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया। तो गरीबी हटाओ का जो नारा है इंदिरा गांधी के द्वारा दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 8 की लोकतंत्र बचाओ का नारा किसने दिया था। तो ये जनता दल के द्वारा दिया गया था। क्वेश्चन 9 को देखते हैं कि लोकदल नामक पार्टी का गठन किसने किया था। तो लोकदल नामक पार्टी का गठन जो है चौधरी देवीलाल के द्वारा किया गया था। भारत में आम चुनाव कितने साल बाद कराया जाता है। तो ये लगभग 5 साल के बाद कराया जाता है। अधिकतर अगर देखा जाए तो भारत में सभी चुनाव के 5 साल के बाद ही कराया जाता है, इसलिए कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, चुनाव आयोग का कोई एक कार्य बताइए। देखिए चुनाव आयोग एक संस्था होती है जो भारत में क्या चुनाव कराने की जिम्मेदारी चुनाव आयोग के ऊपर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर किसी एक कार्य को आपको बताना है तो बहुत सारे ऐसे कार्य हैं तो किसी एक कार्य को लिख सकते हैं आप। तो चुनाव आयोग चुनाव की अधिसूचना जारी करने से लेकर चुनावी नतीजों की घोषणा तक पूरी चुनावी प्रक्रिया के संचालन के हर पहलू पर निर्णय लेता है। ठीक है, यानी कि चुनाव आयोग के जिम्मे क्या रहता है कि चुनाव कराना, यानी कि जब चुनाव कराने वाला रहता है तो शुरू से लेकर यानी कि अधिसूचना जारी करने से लेकर जब तक काउंटिंग नहीं आ जाती, यानी कि परिणाम जब तक चुनाव का नहीं आ जाता तब तक क्या है सारी प्रक्रिया का संचालन क्या चुनाव आयोग के द्वारा ही किया जाता है।
स्वतंत्र तथा निष्पक्ष चुनाव का क्या अर्थ है? देखिए, होता है एक स्वतंत्र और निष्पक्ष, यानी किसी के पक्ष में ना हो ये चुनाव। इसका अर्थ क्या होता है? तो जनता द्वारा अपने मतदान के अधिकार का प्रयोग अपनी इच्छा और बिना किसी दबाव के करना। यानी देखिए, जब कोई मतदान यानी जब चुनाव होता है तो उसमें जब जनता जो है अपने अगर मतदान का प्रयोग अपनी इच्छा के अनुसार करती है बिना किसी दबाव के, तो उसे हम कहते हैं स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 यानी कि 13 है कि भारत में लोकसभा के कितने निर्वाचन क्षेत्र है? तो भारत में लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्र की बात की जाए तो 543 है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है कितने समय के अंतराल पर एक मतदाता सूची का नवीनीकरण किया जाता है? तो ये प्रत्येक 5 वर्ष के अंतराल पर मतदाता सूची का नवीनीकरण किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 है, 15 नंबर है। तो प्यारे बच्चों, हर एक क्वेश्चन को नोट करके अच्छी तरीके से समझ कर जरूर एग्जाम में लिखें। कॉपी पे साथ साथ नोट भी करते रहें, क्योंकि सारे क्वेश्चन एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अक्सर एग्जाम में ये पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। ठीक है, और हाँ, वीडियो को तो लाइक ज़रूर करें, जिससे आपके लाइक से हमें मोटिवेशन मिले और हम आपके क्लास से संबंधित बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन की सीरीज लेकर आएँ जो एग्ज़ाम में आपको अच्छा स्कोर करवाने में मदद करेंगी। ठीक है, और अगर चैनल पर नया है तो इसी तरह के क्वेश्चन को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को तो शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र से क्या अभिप्राय है? आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र से क्या अभिप्राय? देखिए, जैसे क्या होता है, बस में जब जाते हैं या ट्रेवल करते हैं या ट्रेन में करते हैं तो कुछ ऐसी सीटें होती हैं जो रिजर्व होती हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है, चुनाव में कुछ ऐसा एरिया जो होता है जो केवल रिजर्व होता है। अब किसके लिए रिजर्व होता है? कहीं कहीं पर क्या आता है कि महिला सीट आरक्षित है, कहीं पर अनुसूचित जाति सीट है। यानी कि अगर किसी निर्वाचन क्षेत्र में अगर महिला सीट है तो वहाँ पर उस सीट से केवल महिला ही चुनाव में लड़ सकती है। तो आपने इस प्रकार से बहुत सारे लोगों को देखा है कि वो अपनी मदर को या वाइफ को चुनाव में खड़ा कर देते हैं, क्योंकि सीट वहाँ पर महिला रहती है। चलिए इसका आंसर देखते हैं। हमारे संविधान निर्माताओं ने कमज़ोर वर्गों के लिए आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र की विशेष व्यवस्था की है, जिसके अंतर्गत कुछ निर्वाचन क्षेत्र अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए आरक्षित किए गए, जिन्हें आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, यानी कि कमज़ोर वर्ग जैसे अनुसूचित जाति के हो या अनुसूचित जनजाति के लिए। और कहीं कहीं पर आप देखते हैं महिला सीट भी हो जाती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 है कि चुनाव घोषणा पत्र क्या होता है? यानी कि चुनाव घोषणा पत्र क्या होता है? तो चुनाव से पहले राजनीतिक दलों द्वारा अपनी नीतियों और कार्यक्रमों की घोषणा अपनी अपनी पार्टी के चुनाव घोषणा पत्र में करते हैं। देखिए क्या होता है, जब चुनाव होता है ना, तो चुनाव से पहले जो भी अलग अलग पार्टियां या राजनीतिक दल होते हैं तो अपनी अपनी नीतियां या कार्यक्रमों की क्या घोषणा करते हैं। ठीक है, यानी अपनी अपनी पार्टी के चुनाव घोषणा पत्र में वो करते हैं। ठीक है, जो 17 नंबर क्वेश्चन है बहुत ही महत्वपूर्ण है एग्जाम के दृष्टिकोण से। ठीक है, आचार संहिता क्या है या कौन लागू करता है? तो आचार संहिता ये चुनाव आयोग लागू करता है। आचार संहिता क्या है? तो चुनाव से संबंधित कुछ कंडीशन यानी कि कुछ रूल्स होते हैं जिनको पार्टियों को मानना पड़ता है, लोगों को, जिसको आचार संहिता कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 है कि EPIC से क्या अभिप्राय है? तो ये मतदाता फोटो पहचान पत्र होता है, जिसका अगर इसका अर्थ देखा जाए तो क्या है, इलेक्शन फोटो आइडेंटिटी कार्ड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 है यहाँ पर, ग्रामीण और शहरी निकायों में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत सीट आरक्षित की गई है? तो ये 1/3 की गई है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो अब यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, शॉर्ट क्वेश्चन का करने वाले हैं, यानी कि लघु उत्तरीय प्रश्न जो या 2 या 3 अंकों में पूछे जाएंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि लोकतांत्रिक चुनाव के लिए जरूरी न्यूनतम शर्त क्या है? यानी कि देखिए, लोकतांत्रिक चुनाव के लिए जो जरूरी न्यूनतम शर्त है वो क्या है? तो चलिए देखते हैं कि लोकतांत्रिक चुनाव के लिए जरूरी कुछ निम्न शर्त हैं, जिसमें से पहला है कि हर किसी को मताधिकार, यानी कि हर एक प्रत्येक व्यक्ति को क्या है, यानी देखिए, लोकतांत्रिक चुनाव के लिए जो सबसे जरूरी न्यूनतम शर्त है इसमें पहला कि हर किसी को मताधिकार। यानी देखिए, लोकतांत्रिक सरकार में होना क्या चाहिए कि हर एक प्रत्येक व्यक्ति को क्या वोट देने का अधिकार
मिलना चाहिए। ठीक है, सेकेंड क्या है कि चुनाव में विकल्प उपलब्ध हैं। यानी देखिए लोकतांत्रिक चुनाव में क्या होता है कि सबको क्या है विकल्प होते हैं, यानी कि वहाँ पर कई कैंडिडेट चुनाव में खड़े होते हैं, तो जो व्यक्ति है अपने पसंद के उम्मीदवार को चुनाव में क्या है सेलेक्ट करता है, यानी वोट देता है। ठीक है, थर्ड है यहाँ पर कि चुनाव का अवसर नियमित अंतराल पर, यानी देखिए क्या होता है जो चुनाव होता है एक समय अंतराल पे होता है, हर 5 साल के बाद चुनाव होता है। ठीक है, वास्तविक चुनाव यानी कि जो भी चुनाव होता है वो वास्तविक में होना चाहिए, रियल, ऐसा ना हो कि काल्पनिक लगे। ठीक है, और स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव, यानी कि जो भी चुनाव कराए जाते हैं वो स्वतंत्र होता है, निष्पक्ष होता है, यानी कि जो भी कैंडिडेट होते हैं वो अपने मर्जी से क्या है अब किसी भी व्यक्ति को क्या वोट दे सकते हैं। ठीक है, उन पर किसी भी प्रकार का प्रेशर या दबाव नहीं होता है। चलिए सेकेंड क्वेश्चन है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम में अक्सर पूछता है, तो इसको जरूर नोट करें कि आम चुनाव और उपचुनाव में क्या अंतर है। ठीक है, तो आम चुनाव और उपचुनाव में अंतर देखते हैं क्या क्या है। तो आम चुनाव को देखते हैं, तो जो ये आम चुनाव जो होता है ये 5 साल बाद सभी चुने हुए प्रतिनिधियों का कार्यकाल समाप्त हो जाता है। यानी देखिए होता क्या है कि जो चुनाव होता है वो 5 साल के बाद करा जाता है, जैसे ही 5 साल कंप्लीट होते हैं तो सभी लोगों का क्या है कार्यकाल समाप्त हो जाता है। फिर क्या होता है कि दोबारा चुनाव कराने की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो इसमें यही दिया कि हर 5 साल बाद सभी चुने हुए जो प्रतिनिधि होते हैं इनका कार्यकाल समाप्त हो जाता है। अब चाहे लोकसभा की बात हो यानी कि पूरे भारत के लिए कानून जहाँ बनता है, या विधानसभा यानी कि राज्यों में, तो ये भंग हो जाती है। ठीक है, यहाँ पर भंग कर लीजिएगा, यहाँ पर इसको भंग कर लीजिए। ठीक है, भंग हो जाती है, फिर सभी चुनावी क्षेत्रों में होने वाला चुनाव आम चुनाव कहलाता है। ठीक है, तो फिर से चुनावी क्षेत्रों में होने वाला चुनाव आम चुनाव कहलाता है। उपचुनाव क्या होता है कि जैसे मान लीजिए किसी क्षेत्र के सदस्य की अगर मृत्यु हो जाती है या इस्तीफे से उस सीट जो खाली हो जाती है, तो उस सीट पर जब चुनाव होता है तो उसे उपचुनाव कहते हैं। ठीक है, यानी किसी सदस्य की अगर मृत्यु हो जाती है या इस्तीफा देने के बाद वो सीट खाली हो जाती है, तो उस सीट पर जब चुनाव होता है तो उसे कहते हैं उपचुनाव। ठीक है, यानी कि हर 5 साल के बाद जहाँ पर चुनाव होता है उसे आम चुनाव कहते हैं, और जहाँ पर किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद या इस्तीफा के बाद सीट खाली होती है जब वहाँ पर चुनाव होता है तो उसे कहते हैं उपचुनाव। ठीक है, चलिए थर्ड क्वेश्चन है कि राजनीतिक दलों द्वारा अपनाए जाने वाले विभिन्न चुनाव प्रचार की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। देखिए क्या होता है ना कि जो राजनीतिक दल यानी कि जो पार्टियां होती हैं जब चुनाव प्रचार के लिए वो जो जो प्रक्रिया करती हैं आपको वही बताना है। ठीक है, तो चुनाव अभियान के लिए बहुत सारे जो माध्यम या साधन है उसको देखते हैं। आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसी जो पार्टियां होती हैं वो जगह जगह पे पोस्टर लगाते हैं, जगह जगह सभाएँ करती हैं। ठीक है, और भाषण भी देते हैं, और जुलूस यानी कि रैलियाँ निकालते हैं, घर घर जाकर क्या है लोगों से मुलाकात करते हैं। आपने देखा ना कि चुनाव के समय आप जिस नेता को जानते तक भी नहीं वो आपके घर पर आके आपसे हाथ जोड़कर वोट मांगते हैं। जगह जगह उनके बैनर या पोस्टर लगे रहते हैं, लोग रैलियाँ यानी कि सभाएं करते रहते हैं, भाषण देते हैं। ठीक है, जुलूस निकालते हैं या घर घर जाके लोगों से हाथ जोड़कर मुलाकात करते हैं। क्वेश्चन 4 है कि भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए क्या कदम उठाए गए। यानी देखिए ये भी एग्जाम में क्वेश्चन अक्सर पूछता है कि भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो पहला क्या है कि बस चुनाव से पूर्व मतदाता सूचियों को ठीक से तैयार करना। देखिए जब भी चुनाव होने वाला होता है तो उस समय क्या है कि वोटर लिस्ट को ठीक प्रकार से सही किया जाता है कि वो कौन कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जो 18 साल की उम्र को हो चुके हैं तो उनका नाम ऐड किया जाता है। ठीक है, तो जो निर्वाचन यानी कि जो मतदाता सूची है वोटर लिस्ट को सही किया जाता है। सेकेंड क्या है कि सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग पर नियंत्रण, यानी देखिए बहुत सारी जो सरकारी मशीनरी हैं उनके दुरुपयोग पे भी नियंत्रण किया जाता है। और मतदाताओं के लिए पहचान, यानी देखिए जितने वोटर होते हैं उनके लिए क्या एक मतदाता पहचान पत्र भी जारी किया जाता है। आपने देखा कि चुनाव के समय वोटर लिस्ट यानी कि हाँ मतदाता पहचान पत्र बनना शुरू होता है। चुनाव याचिका का जल्द निपटारा, यानी कि अगर चुनाव से संबंधित कोई भी याचिका अगर दाखिल की जाती है तो उसका निपटारा क्या है जल्द ही कर दिया जाता है। अगला क्या है कि चुनाव में धनबल के प्रयोग की जांच। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखा जाता है कि चुनाव में अगर जो धनबल का प्रयोग ज़्यादा किया जाता है तो उसकी जांच की जाती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 कि भारतीय चुनाव आयोग के सामने चुनौतियाँ। अब देखिए जो भारतीय चुनाव आयोग है जो पूरे भारत में चुनाव कराता है तो इसके सामने कौन कौन सी ऐसी चुनौतियां यानी कि चैलेंज होता है, चलिए इसको देखते हैं। तो भारतीय चुनाव आयोग के सामने बहुत सारी ऐसी चुनौतियां यानी कि चैलेंज होते हैं।
तो चलिए देखते हैं। पहला क्या है यहाँ पर कि ज़्यादा रुपए पैसे वाले उम्मीदवारों और पार्टियों की गलत तरीकों पर क्या है रोकथाम। अब देखिए चुनाव आयोग क्या करता है, यानी उनके सामने क्या समस्या रहती है कि जो ज़्यादा रुपये पैसे यानी कि जो ज़्यादा रुपये पैसे वाली पार्टी या उम्मीदवार होते हैं तो उसके गलत तरीकों पर रोक लगाने की कोशिश करता है। ठीक है। सेकेंड है कि आपराधिक पृष्ठभूमि और संबंधों वाले उम्मीदवारों पर लगाम कसना, यानी देखिए जो आपराधिक पृष्ठभूमि के जो व्यक्ति होते हैं या उम्मीदवार होते हैं उन पर लगाम कसता है। और क्या है कि पारिवारिक संबंधों की बुनियाद पर टिकट मिलने पर रोकथाम। देखिए अब चुनाव आयोग के सामने एक ऐसी समस्या ये रहती है कि वो परिवार यानी वंशवाद को रोकने की कोशिश करता है, यानी कि अगर एक पार्टी का अगर नेता है तो अक्सर वो अपने क्या है परिवार में से किसी एक व्यक्ति को क्या है वोट चुनाव में टिकट देता है, यानी कि चुनाव में खड़े होने के लिए उसका नामांकन करवाता है। तो ऐसे लोगों को रोकने के लिए भरसक ये चुनौतियाँ रहती हैं चुनाव आयोग के सामने। अब अगला क्या है कि मतदाता को चुनने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा विकल्प उपलब्ध करना, यानी देखिए चुनाव आयोग जनता के सामने यह ऑप्शन रखता है कि वो चाहे किसी भी व्यक्ति को क्या चुनाव में सिलेक्ट कर सके, यानी उसके सामने दो या दो से अधिक व्यक्ति होने चाहिए। ठीक है, कि विकल्प रहे चुनने के लिए। अगला है छोटे दलों और निर्दलीय उम्मीदवारों की परेशानियों को निपटारा। अब देखिए आपने देखा है कि बहुत सारे ऐसी छोटी छोटी भी पार्टियां होते हैं या कोई ऐसे भी व्यक्ति होती है जो किसी भी पार्टी के नहीं होते हैं व्यक्ति, वो भी चुनाव में खड़े होते हैं जिनको हम कहते हैं निर्दल। निर्दल यानी किसी दल के नहीं। कारण क्या होता है कि जब इनको क्या अपनी पार्टी से टिकट नहीं मिलता है तो ये पार्टी छोड़कर निर्दल के रूप में चुनाव में खड़े होते हैं। या कुछ ऐसे भी व्यक्ति होते हैं जो किसी भी पार्टी के नहीं होते हैं तो भी उनको क्या है चुनाव में खड़े होने का मौका मिलता है। ठीक है, आगे देखिए। चलिए अब हम करने वाले हैं लॉन्ग क्वेश्चन, यानी कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, यानी कि 4 या 5 अंक में पूछे जाएंगे। ठीक है, जिसमें सारे भी क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण, यानी कि सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन है जो कहीं न कहीं एग्जाम में पूछे गए हैं और आपके एग्जाम में भी पूछे जाएंगे। ठीक है, इसलिए एग्जाम से पहले इस सारे क्वेश्चन को 2 या 3 बार जरूर पढ़ के जाएं, जिससे क्वेश्चन अगर इस चैप्टर से आए तो आपसे छूटने ना पाए। और जहाँ तक इस चैप्टर से जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो इस वीडियो में से सारे पूछे जाएंगे। ठीक है, चलिए पहले क्वेश्चन की आदर्श चुनाव संहिता क्या है, इसके मुख्य प्रावधान क्या है। देखिए ये भी क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, इसलिए इसको नोट जरूर कर लें। तो आंसर देखते हैं कि चुनाव अभियान के समय राजनीतिक दलों द्वारा पालन किए जाने वाले नियमों को क्या ही चुनाव आचार संहिता कहते हैं। देखिए क्या है, अभी हमने पिछले क्वेश्चन में चर्चा किया था चुनाव संहिता क्या है। ठीक है, यानी देखिए चुनाव अभियान के समय क्या होता है कि जो पार्टियों के द्वारा कुछ नियम कानून का पालन किया जाता है उसको ही आचार संहिता कहते हैं, जो चुनाव आयोग के द्वारा लगाया जाता है। ठीक है, और इसमें क्या क्या प्रावधान होता है उसको देख लेते हैं, यानी कि आचार संहिता में क्या क्या कहा गया है, क्या व्यवस्था होती है, क्या प्रावधान है, क्या नियम है, उसको हम देख लेते हैं। पहला है यहाँ पर है कि चुनाव के प्रचार के लिए किसी धार्मिक स्थल का प्रयोग नहीं किया जाएगा। यानी देखिए चुनाव के समय में क्या आप किसी भी धार्मिक स्थल का यूज नहीं कर सकते प्रचार के लिए। सरकारी वाहनों, विमानों और सरकारी अधिकारियों का चुनाव प्रचार में उपयोग नहीं किया जाएगा। यानी मान लीजिए जैसे आज किसी भी पार्टी की सरकार है, ठीक है, 5 साल कंप्लीट हो चुके हैं, अब अगला चुनाव होना है तो आपको क्या करना है कि आप सरकारी वाहन या अधिकारियों का चुनाव में यूज नहीं कर सकते प्रचार के लिए। ठीक है, ठीक है, आगे देखिए कि चुनाव की घोषणा के बाद सरकार द्वारा कोई भी नीतिगत फैसला नहीं लिया जाएगा एवं कोई योजना का शिलान्यास नहीं किया जाएगा। यानी देखिए जब चुनाव की घोषणा हो जाती है ना तो सरकार की द्वारा कोई भी ऐसा फैसला नहीं लिया जाता या कोई नया कार्य नहीं किया जाता है। ठीक है, आप अक्सर देखते ही होंगे। चलिए सेकेंड क्वेश्चन को देखते हैं कि चुनावी कानूनों के अनुसार चुनावों के दौरान कोई भी उम्मीदवार या पार्टी क्या काम नहीं कर सकती। ठीक है, यानी चुनावी कानूनों के अनुसार जब चुनाव के दौरान कोई भी जो उम्मीदवार है या पार्टी है क्या काम नहीं कर सकती है। आंसर देखते हैं, चुनावी कानूनों के अनुसार चुनाव के दौरान कोई भी उम्मीदवार या पार्टी निम्नलिखित काम नहीं कर सकती। लेकिन अगर ऐसा वास्तव में होता है या नहीं होता हो तो बात की बात है। ठीक है, तो क्या नहीं है, तो मतदाता को प्रलोभन, घूस या धमकी, ठीक है,
यानी देखिए क्या है, मतदाता को लालच नहीं देना चाहिए, घूस नहीं या धमकी नहीं देना चाहिए। लेकिन वास्तव में ऐसा होता या नहीं है तो आप भी जानते हैं। जाति या धर्म के नाम पर वोट मांगना, ठीक है। अब देखिए, यानी ये सारी बातें कही गई कि ये नहीं करना चाहिए। जाति या धर्म के नाम पर वोट मांगना, ये तो आप जानते हैं कितना यहाँ पर सत्यता है। चुनावी अभियान में सरकारी साधनों का इस्तेमाल, लोकसभा चुनाव में एक क्षेत्र में 25 लाख या विधानसभा क्षेत्र में 10 लाख से ज़्यादा खर्च नहीं करना है। लेकिन आपने देखा है कि जो पार्टियां होती हैं चुनाव में जीतने के लिए वो सारे हथकंडे अपनाती है, यानी कि लोगों को अपने अलग अलग तरीके से लुभाती है, ठीक है। चुनाव प्रचार के लिए किसी धर्म स्थल का प्रयोग। चलिए थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं कि भारतीय चुनाव आयोग के अधिकार क्या है, यानी कि जो भारतीय चुनाव आयोग है इसके अधिकार क्या है। तो ये भी एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है, यानी कि चुनाव आयोग के अधिकार या शक्तियां पूछे तो भी ये सारे क्वेश्चन होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको तो जरूर करके रह जाना आप। पहला कि चुनाव अधिसूचना जारी करने से लेकर नतीजे की घोषणा तक क्या है, चुनाव प्रक्रिया का संचालन। यदि देखिए चुनाव आयोग जो होता है, जब चुनाव अधिसूचना जारी की जाती है तब से लेकर जब तक नतीजे नहीं आते हैं तब तक क्या है, चुनाव प्रक्रिया का संचालन पूरा चुनाव आयोग के द्वारा किया जाता है। सेकेंड है आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू करना तथा उल्लंघन करने वाले उम्मीदवारों और पार्टियों को क्या है, दंडित करना, ठीक है। चुनाव के दौरान सरकार को दिशा निर्देश मानने का आदेश देना। एक मिनट मिस्टेक, चुनाव के दौरान दिशा निर्देश मानने का आदेश देना। अगला है सरकारी अधिकारियों को अपने अधीन करके उनसे चुनावी काम काज लेना, ठीक है। जिन मतदान केंद्रों पर चुनाव अगर ढंग से नहीं हुआ हो वहां दोबारा क्या है, चुनाव करवाना। ये सारे क्या है, चुनाव आयोग के अधिकार हैं, ठीक है, ये जरूर करके जाएंगे। चौथा क्वेश्चन है कि निर्वाचन प्रक्रिया के विभिन्न चरणों का उल्लेख कीजिए। देखिए अगर जिन बच्चों को अगर पता नहीं है कि चुनाव प्रक्रिया में क्या क्या स्टेप अपनाए जाते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। पहला क्या किया जाता है, सबसे पहले चुनाव की घोषणा की जाती है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, ये क्रम है, ठीक है ना। सेकेंड में क्या किया जाता है, प्रत्याशियों का चयन। जब चुनाव की घोषणा होती है तो कौन कौन से उम्मीदवार अलग किस किस पार्टी चुनाव में खड़े होंगे, ये उसका चयन किया जाता है। फिर जब चयन हो जाता है तो फिर लोग पर्चा दाखिल यानी नामांकन करवाते हैं। इसके बाद चुनाव चिन्ह का आवंटन होता है, चुनाव चिन्ह दिया जाता है। फिर राजनीतिक दलों द्वारा चुनावी घोषणा पत्र जारी करते हैं। जो राजनीतिक दल है ये क्या है, चुनावी घोषणा जारी करते हैं, ठीक है। अगला क्या है, चुनाव अभियान यानी कि प्रचार अभियान करते हैं, आपने देखा होगा। फिर इसके बाद वोटिंग होती है, वोटिंग होने के बाद क्या, मतगणना की जाती है, काउंटिंग होती है। फिर काउंटिंग के बाद क्या होता है भाई, परिणामों की घोषणा भी तो होती है कि हाँ ये पार्टी चुनाव में जीत गई, ये पार्टी हार गई, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें, ठीक है। हमें आपका हर एक लाइक का इंतज़ार रहता है, तो लाइक करने में कंजूसी ना करें, ठीक है। तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो अगर आप सभी प्रकार के नोट्स की PDF चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ें, ठीक है। अपने दोस्तों को जोड़ें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इंस्टाग्राम पे भी हमें क्या है, फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो हैव ए नाइस डे।